हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्स ट्यूटोरियल्स। आज हमारा हीट इस टॉपिक पे थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है या थर्ड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअल में अभी तक हमने हीट में जो देखा है वो काफ़ी सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। जैसे हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, हीट का इंट्रोडक्शन। बट अब जो है हम थोड़ा सा उसके डिटेलिंग करेंगे और थोड़ा डिटेल स्टडी की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है थर्मल एक्सपांशन। तो थर्मल एक्सपांशन एक्सपेंशन में जो है फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये टॉपिक वैसे काफ़ी आसान है, पर एक मैं उसका थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि आप जानो, आप एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज उसके बारे में रखो कि कोई भी मैटर का थर्मल एक्सपेंशन जो है वो क्यों और कैसे हो रहा है। तो हमें एक बात समझनी होगी कि थर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है। और क्यों होता है उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले फिर एक बार इंटरनल एनर्जी वाले फंडा पे आना होगा। हमने पिछले सेशन में देखा था कि इंटरनल एनर्जी जो है किसी भी सब्सटेंस की, वो दो एनर्जीज़ की सम होगी। एक होगी पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होगा काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों, हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में उसी वक्त पढ़ लिया था और पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा निगलेक्ट किया था। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने कैसे पढ़ा था कि जब भी जो भी कोई सब्सटेंस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो मोशन करते हैं, चाहे वो ट्रांसलेटरी हो, रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो, वो मोशन की वजह से जो कोई काइनेटिक एनर्जी उसमें मतलब ऑब्वियसली मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोशन होती है। तो जो कोरिलेट हो रही थी वो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, दैट वाज द पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट वाज द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो जो दूसरा जो बचा हुआ हिस्सा था वो था पोटेंशियल एनर्जी का। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है। मान के चलते हैं कि देयर आर टू मॉलिक्यूल्स, दीज आर द टू मॉलिक्यूल्स, और कोई भी सब्सटेंस जो है वो बहुत सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है। तो इनके बीच में जो है, और अगर सॉलिड है तो वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होंगे, अगर गैशियस है तो वो थोड़ा डिस्टेंस पे होंगे, वो उतने क्लोजली डेंसली पैक्ड नहीं होते। तो मान के चलते हैं कि इनकी जो अरेंजमेंट है वो फिलहाल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब हर एक मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे ये वाला एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं, और ये मॉलिक्यूल जो है इस मॉलिक्यूल की वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके जो अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के वजह से जो फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो टोटल जो फोर्स है हर तरफ से लगने के वजह से जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हम मानते हैं कि ये जो शेडेड मॉलिक्यूल है वो इक्विलिब्रियम में है। ऐसे ही हर एक मॉलिक्यूल जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब अगर हम इसमें कुछ भी एनर्जी इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई, तो दो मॉलिक्यूल्स जो पहले इक्विलिब्रियम में थे, और अब अगर उनमें वाइब्रेशन आ रहा है, तो जैसे ही ये पास में आते हैं, दे आर वर्किंग अगेंस्ट देयर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ, है ना। और जैसे ये पास में आते हैं, इनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, या दूर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने लगती है। इक्विलिब्रियम से वो हटे तो उनमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, या वो दे पोजेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू देयर वाइब्रेशन। एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम इसको ये समझेंगे कि वो अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इनके पास क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, एज वी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, या एज वी इंक्रीज द व्हाट वी कैन से हीट और थर्मल एनर्जी। नाउ ये जो फंडा है वो कहाँ यूज़ होने वाला है इन थर्मल एक्सपेंशन, वो देखिए। एक्चुअल में कोई भी सब्सटेंस जो है वो हीट देने पर एक्सपांड क्यों होने वाला है, इसका रीज़न ये है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व सिमेट्रिक होता,
तो शायद एक्सपेंशन नहीं होती, बट बिकॉज ऑफ असिमेट्री इन पोटेंशियल एनर्जी कर्व द एक्सपेंशन इन द सब्सटेंस अंडरगोज या सब्सटेंस अंडरगोज द एक्सपेंशन। तो हम समझेंगे कि ये हो क्या रहा है। मान के चलते हैं कि ये सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का क्या मतलब है, थोड़ा सा अलग है टॉपिक, आप शायद आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाए समझने के लिए, बट ये एक बस नॉलेज के तौर पे बता रहा हूँ। ऐसे सच एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक अगर कोई भी सिमेट्रिक ग्राफ होता, दोस्तों यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, अगर कोई भी सिमेट्रिक ग्राफ होता तो ऐसे बनता, मतलब जितना सेंटर के राइट हैंड साइड में जिस तरीके से, उसी तरीके से वो लेफ्ट हैंड साइड में भी रहेगा, है ना। ये जो जैसा ग्राफ इस तरफ बन रहा है वैसा ही ग्राफ इस तरफ भी बनेगा। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी सिमेट्रिक है? तो नहीं, ये असिमेट्रिक है। और इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखिए ये ऐसे, इस तरफ जो है इसका स्लोप थोड़ा सा बदल रहा है, थोड़ा सा इसका जो स्लोप है वो चेंज हो गया, इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ। तो देखिए मैं इसको एक ऐसा एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम हुआ r, और ये हुआ हमारा एनर्जी का कर्व। तो हम कंसिडर करते हैं कि किसी एक T0 टेम्परेचर पे, किसी एक T0 टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस possess E0 amount of energy, potential energy. Now as we increase the temperature to T1, as we increase the temperature to T1, ये जो T0 जो था, T0 टेम्परेचर पे जो डिस्टेंस था एट इक्विलिब्रियम वाज R0, बट जैसे ही हमने टेम्परेचर को रेज किया उनमें वाइब्रेशन बढ़ गया, इनमें वाइब्रेशन बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। जैसे ही वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है तो इनका जो सेंटर है, या जिस जिस पॉइंट के अराउंड वो वाइब्रेट हो रहे हैं, दैट शिफ्ट्स समवेयर लाइक दिस। मतलब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व एकदम स्टीप है, इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, और इस तरफ जो है वो स्लोप कम हो गया। तो ये R1 जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, और T1 टेम्परेचर पे हम मानेंगे कि एनर्जी जो है वो E1 थी। अगर मैं और टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता हूँ तो लुक, एट टेम्परेचर T2 दिस पॉइंट विल शिफ्ट टू R2 एंड द एनर्जी विल बी E2। एज वी आर सीइंग कि दिस पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज असिमेट्रिक, मतलब इस तरफ जो स्लोप है लेफ्ट हैंड साइड में, वो सेम स्लोप राइट हैंड साइड में नहीं है, और ये जो R डिस्टेंस है वो जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस असिमेट्रिक slope in the potential curve. The substance undergoes expansion, substance undergoes thermal expansion। किस वजह से जा रहा है दोस्तों, ये आप समझिएगा, असिमेट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ये एक आप बस ऐसा समझ लीजिए कि आप इसको इतना ही याद रखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व है वो सिमेट्रिक नहीं है, इसी वजह से जो सब्सटेंस है वो थर्मल एक्सपेंशन में जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ कि व्हाई डज सब्सटेंस अंडरगोज एक्सपेंशन। अब हम थोड़ा सा, ये इतना मतलब मान के चले कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, आप इसको निगलेक्ट भी कर देंगे तो चलेगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी के अलग अलग टाइप के एक्सपेंशंस कैसे होते हैं, जैसे लीनियर एक्सपेंशन है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो लीनियर एक्सपेंशन के बारे में हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा इलास्टिसिटी चैप्टर कवर हो चुका है इससे पहले ही। मैं आपको एक फॉर्मूला उसमें से याद दिलाना चाहूँगा बिफोर मूविंग ऑन टू दिस। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, या एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कि अगर मैं कोई मेटल लेता हूँ या कोई मेटल रॉड लेता हूँ जिसकी जो है T टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे जो लेंथ थी वो L1 थी। T1 is the temperature and the length is L1. If temperature is increased from T1 to T2,
तो देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर आएगा कुछ, क्योंकि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया T1 से T2 में, तो चेंज इन टेम्परेचर जो होगा डेल्टा T विल बिकम T2 माइनस T1। और जैसे ही मैं T1 से T2 जाता हूँ तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है या कुछ एक्सपैंड हो जाती है। ये जो लेंथ ऑफ द मेटल है वो एक्सपैंड हो गया, देखिए इतने अमाउंट से एक्सपैंड हो चुका है। मान के चलते हैं कि ये L1 की जगह पे मैं इसको ओरिजिनल जो है वो L0 ले लेता हूँ, एंड नाउ दिस लेंथ हैज़ बिकम L। तो कितने से चेंज हुआ? देयरफॉर चेंज इन लेंथ जो है दोस्तों वो मिली है हमें डेल्टा L, एंड दैट इज L माइनस L0। ठीक है, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है इलास्टिसिटी में से? L मतलब L इज द लेंथ एट टेम्परेचर T2 इंक्रीज्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन द टेम्परेचर डेल T। हम डेल थीटा लिख सकते हैं, डेल T लिख सकते हैं। अल्फा क्या है? अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो L हो जाएगा आपका L0 प्लस L0 अल्फा डेल T, एंड देयरफॉर L माइनस L0 अपॉन L0 इज इक्वल टू अल्फा डेल T। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? अल्फा इंटू चेंज इन द टेम्परेचर इज डेल्टा L अपॉन L0, and therefore alpha will become delta L upon L0 into 1 upon delta T। ये वाला फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से। मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद में L0 जो है आप एक कंसिडर कर लीजिएगा। L0 क्या है? तो इट वाज द ओरिजिनल लेंथ एट द ओरिजिनल और द इनिशियल टेम्परेचर। अब हम लिखते समय हर बार L0 ना लिखते हुए सिर्फ L लिख देंगे तो आप L को क्या समझोगे? L को मानोगे इनिशियल लेंथ। तो दोस्तों देखिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है इसके बारे में अब हम थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन कैसे हुआ था। तो यह लीनियर एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा हम यहाँ पे नोट करते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन के लिए जो है हम मानते हैं अल्फा एज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और वो फॉर्मूला होने वाला है जो अभी अभी हमने डिराइव करा है, डेल्टा L अपॉन L इंटू 1 अपॉन चेंज इन द टेम्परेचर, है ना। सिमिलरली अब हम देखेंगे कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है ड्यू टू हीट। वैसे तो इसका इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा सा इलास्टिसिटी में पहले ही देख लिया था दोस्तों, बट फिर भी एक डिटेलिंग इसकी कर लेते हैं। लीनियर एक्सपेंशन में हमने देखा कि जो है लेंथ चेंज होती है उस सब्सटेंस की। सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो है उसमें जो है सरफेस एरिया चेंज होगा। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में दोस्तों क्या चेंज होने वाला है? हमारा सरफेस एरिया। सो एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन को हम लिखते हैं इज द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑन हीटिंग। जब हम कोई सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया जो इंक्रीज होगा, जो चेंज होगा, उससे रिलेटेड एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आएगा और वो रहेगा बीटा। सो कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या इसी को हम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ और कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, है ना। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या बोलेंगे? एरिया एक्सपेंशन। एक शॉर्ट फॉर्म में डाल देते हैं ताकि आपको सुपरफिशियल वर्ड ना भी याद है तो एरिया, सरफेस एरिया का एक्सपेंशन आप याद रख सको। तो यहाँ पर जो है इसका जो फॉर्मूला है या नोटेशन है वो बीटा है, और वो होगा चेंज इन द एरिया अपॉन एरिया इंटू 1 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। कई सारे लोग इसको डेल्टा S मतलब सरफेस एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 1 अपॉन डेल्टा T भी
लिखते हैं, बीटा हो गया। थर्ड जो केस है और वो है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो दोस्तों वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब क्या, वही है कि या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा, जो एक्सपेंशन रिलेटेड टू द वॉल्यूम, या जो हम जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है उसको डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन यूज़ करने वाले हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो होगा आपका गामा। तो दोस्तों गामा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अब तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। डेल्टा वी अपॉन वी, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम इनटू 1 अपॉन डेल्टा टी, ये वॉल्यूम है ना। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 1 अपॉन चेंज इन द टेम्परेचर, है ना। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इनटू 1 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज योर वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हमने देख लिया गामा। तो यहाँ पे हमको अल्फ़ा, बीटा और गामा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो देखनी है। वैसे तो दोस्तों बहुत आसान है, एक बात आप समझ सकते हैं कि एरिया जो है इट इज़ एल इंटू एल, या आप समझ सकते हो एल स्क्वायर। तो अगर हम डेल्टा चेंज इन एरिया अपॉन एरिया करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस द चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। और हम देखते हैं कि वॉल्यूम को अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ, वी कैन से एल क्यूब। सो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम अगर हम देखते हैं तो थ्राइस द चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ये हो जाता है। आपने रिलेटिव एरर वाले पोर्शन में ये सब देखा है, जो स्क्वायर है, जो पावर है वो सामने आ जाती है। यहाँ पर भी जो पावर स्क्वायर था वो सामने आ गया, यहाँ पे क्यूब था तो वो सामने आ गया। यहाँ इसके हिसाब से हम सिंपल बहुत आसानी से इसको डिफाइन करेंगे, दैट अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3। सो ये बहुत ही आसान हमने एक रिलेशनशिप यहाँ पर डिराइव करी है, डिराइव नहीं करी है बस जानी है। तो आप इसको ऐसे ही ध्यान में रखिएगा, दैट अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। सो देखिए मैंने बस इसका एक रीजनिंग यहाँ पर बता दिया, आप सिंपली डायरेक्टली याद रखिए अल्फा, बीटा और गामा मतलब लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बीच की जो रिलेशनशिप है वो बहुत आसान है, दैट 1:2:3, 1 अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। तो ये जो आपकी रिलेशनशिप है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और दोस्तों हमने इलास्टिसिटी में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे थे, बट क्योंकि हीट की वजह से, मतलब ये जो है ये थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक है, तो हम यहाँ पर इसको थर्मल एक्सपेंशन में और एक बार चेक कर रहे हैं या रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे लिक्विड एक्सपेंशन या एक्सपेंशन इन लिक्विड। दोस्तों एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, वैसे तो ये बिल्कुल आसान होता या सिमिलर ही टॉपिक होता, बट हो ये रहा है इस केस में कि जब हम लिक्विड के एक्सपेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर अब दो नए फैक्टर आने वाले हैं, और एक है उसमें से कि रियल एक्सपेंशन और एपरेंट एक्सपेंशन। अब ये क्या दिक्कत है, ये क्या भला है रियल एक्सपेंशन और एपरेंट एक्सपेंशन? ये बहुत आसान चीज़ें देखिए, मान के चलते हैं कि हमने किसी यूटेंसिल में, किसी पॉट में लिक्विड भर लिया और इसका कुछ वॉल्यूम है, हम जानते हैं कि इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू है वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम का एक वैल्यू है v, और कितने पे है, तो एट सम टेम्परेचर T पे ये आपका वॉल्यूम है। नाउ इफ़ वी हीट दिस, अगर हम इसको, इस लिक्विड को हीट करते हैं या इसको कोई एनर्जी देते हैं तो हम देखेंगे कि हो सकता है ये लेवल है लिक्विड की, ये ओरिजिनल लेवल थी लिक्विड की, हो सकता है कि ये जो लिक्विड की लेवल है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, मतलब वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो एक्सपैंड हो जाए, बढ़ जाए, है ना। अगर ऐसा होता है तो हमने क्या देखा कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स T डैश, द वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड टू V डैश।
जब हम ये सब पढ़ रहे थे तब हमने एक बहुत मतलब हमने एक सिंपल सी चीज़ कर दी, दैट v डैश इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस गामा इंटू चेंज इन द टेम्परेचर। दोस्तों यही वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, हमने इससे पहले भी ये फॉर्मूला लगाया था। देखिए ये वाला, दैट लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट या लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल टी, क्योंकि यहाँ पर लेंथ का इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे अब वॉल्यूम का हो रहा है, तो नया वॉल्यूम v डैश इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस गामा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये हमने देखा। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं तब हमने एक फैक्टर दोस्तों इसमें कंसिडर ही नहीं किया कि जब हम लिक्विड का एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, क्या उसके साथ ये यूटेंसिल जिसमें हमने लिक्विड रखा था वो भी एक्सपैंड हो रहा है। अगर हम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पढ़ते हैं जब यूटेंसिल का कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, मतलब उस पॉट का जिसमें लिक्विड रखा है वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है, उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और हम प्योरली सिर्फ और सिर्फ जो है लिक्विड का एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे रियल एक्सपेंशन। बट अगर हमने पॉट का एक्सपेंशन एज वेल एज लिक्विड का एक्सपेंशन दोनों को कंसिडर करना है, हमारी जो केस है उसमें पॉट भी थोड़ा बहुत एक्सपेंड हुआ और लिक्विड भी थोड़ा बहुत एक्सपेंड हुआ, तब जो है हमें एपरेंट एक्सपेंशन पढ़ना होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा एक आसान तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, है ना, आपको थोड़ा सा याद रहे ये कि फॉर हीटिंग अ लिक्विड एंड वी हैव टू पुट दैट liquid into some container. When the liquid is heated, the container will also expand, isn't it? So if container where if we consider that if container is not expanding, container is made up of such a material that it is not expanding, then we will consider it as a real expansion, or we will study the real expansion, है ना। हम लिखेंगे if container is not expanded while heating a liquid, we are going to study what? Then we are studying real expansion। ये हो गया, है ना। If container is मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया दोस्तों, is not expanded बराबर है if container is expanded, then we are studying apparent एक्सपेंशन। एपरेंट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? एपरेंट मतलब जो हमें लगता है, जो हो मतलब प्रतीत हो रहा है, लाइक इट इज़ वर्चुअल, यू कैन से। नो, अगर हम अब कोएफिशिएंट, अब इसमें हमने फिर से कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन को पढ़ना है, तो मैं कुछ आपको नोटेशन दे रहा हूँ। गामा ऑफ रियल आर इज कोएफिशिएंट of real expansion, gamma of A is coefficient of apparent expansion, और गामा ऑफ G को हम मान लेंगे coefficient of expansion फॉर कंटेनर। मतलब कंटेनर का जो मटेरियल है, जैसे ग्लास यूज़ कर लिया या और कोई कंटेनर हम यूज़ करें, तो उसके कोएफिशिएंट या उस मटेरियल का जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो है गामा ऑफ जी। अब ये बिल्कुल हम क्लियर समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो रियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो हर बार एपरेंट से ज़्यादा होगा, क्योंकि मान के चलिए कि अगर कोई जो हमारा पॉट था वो अगर एक्सपेंड हुआ ही नहीं, जो हमने पुराने इसमें देखा, अगर ये जो पॉट था वो अगर एक्सपेंड नहीं हुआ इसके साथ, तो लिक्विड की जो लेवल है वो ज़्यादा चढ़ेगी या वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा दिखेगा। बट अगर पॉट भी साथ में एक्सपेंड हो गया तो लिक्विड की लेवल जो है वो हमें
कम ऊपर जाते हुए दिखेगी, उसका एक्सपेंशन हमें कम दिखेगा। तो दोस्तों इसलिए गामा रियल इज इक्वल टू मस्ट बी ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन, हैज़ टू बी ग्रेटर देन एपरेंट, गामा एपरेंट। तो हम पहले गामा रियल को जो है डिफाइन कर लेते हैं। वो होने वाला है रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन जो कुछ ओरिजिनल वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय राइज इन टेम्परेचर, या आप यहाँ पे मान सकते हो चेंज इन टेम्परेचर। क्या गामा एपरेंट को भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लाइक एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, अगर हमने पहली बार रियल इंक्रीज लिया था, अब हम क्या ले रहे हैं? एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो क्या अब हम इनके बीच का कोई रिलेशनशिप बना सकते हैं? बिल्कुल। देखिए दोस्तों, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो है गामा रियल क्योंकि बड़ा है। देखो याद रखने का तरीका, गामा रियल क्योंकि बड़ा है, सो दिस इज इक्वल टू गामा ऑफ एपरेंट प्लस गामा ऑफ कंटेनर ग्लास, है ना। अब कंटेनर कुछ किसी भी चीज़ का हो सकता है, ग्लास का हो, किसी और का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये आप ये जो बेसिक फार्मूला है गामा रियल का, गामा एपरेंट का और इनका रिलेशनशिप, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हुआ आपका एक्सपेंशंस इन लिक्विड, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर होता है, एक्सपेंशंस इन लिक्विड। अब एक हम और छोटा सा एक बिल्कुल एक हम कह सकते हैं नॉलेज पार्ट वाला किस्सा देखने वाले हैं, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर है क्या? जैसे हमने कई बार इसके बारे में पढ़ा है कि अगर वाटर को हम कूल करते हैं तो जब वो 4 डिग्री पे आ जाएगा, when its temperature will reach 4 डिग्री सेल्सियस, its density will be maximum। उसकी जो डेंसिटी होगी वाटर की वो सबसे ज़्यादा होगी, वो हाईएस्ट हो जाएगी। अगर आप 4 डिग्री से नीचे ले जाओगे तो डेंसिटी अलग होगी या बढ़ेगी, अगर आप 4 डिग्री से ऊपर ले जाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आपको समझाता हूँ तो आप बहुत अच्छे से इसको आसानी से समझ जाओगे, है ना। जैसे ये समझ लो, ये वॉल्यूम एक्सिस ले लेते हैं और ये है आपका टेम्परेचर का मान के चलिए पर डिग्री सेल्सियस वाला एक्सिस। ये जो वॉल्यूम का जो यूनिट है हम लेते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब वाला जो यूनिट है। अब देखिए ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसे आएगा ऐसे और फिर ऐसे बढ़ते चला जाएगा वॉल्यूम का। तो जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दोस्तों, जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो आप देख सकते हो जब 0 पे है तो वॉल्यूम ज़्यादा है। दोस्तों देखिएगा 0 पे है, 0 टेम्परेचर पे है तो वॉल्यूम ज़्यादा है। जैसे जैसे हम 0 से 4 की तरफ बढ़े वॉल्यूम डिक्रीज होते चला गया। और सबसे कम वॉल्यूम कब हुआ है? सबसे कम वॉल्यूम हुआ है जब वो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे था। अब जैसे ही हम 4 डिग्री सेल्सियस से ये जो वॉल्यूम है इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे, सॉरी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस से आगे, तो वॉल्यूम जो है वाटर का वो भी इंक्रीज होते चला जाएगा। और यही हमें समझना होगा कि जो सबसे कम वाला ये था वॉल्यूम था वो कब हुआ था? 4 डिग्री सेल्सियस पे। बस इसी अजीब या अलग बिहेवियर जो है वाटर का, इसको हम एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं, है ना। तो ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है? तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान में रखिएगा कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो सर्वाइवल है फिशेस का, जो बहुत ही विंटर मतलब बहुत ही ज़्यादा कोल्ड कंट्रीज़ है जिसमें विंटर में जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तो क्या होना चाहिए? समझ लो एक रिवर फ्लो हो रही है, एक नदी बह रही है, एक पॉन्ड है जिसमें जो फिशेस जो है वो जिंदा है फिलहाल। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो फॉल होते चला जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते चला जाएगा, क्या होगा? पानी जो है वो जमना चालू हो जाएगा, वो बर्फ़ में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा।
और अगर पूरा का पूरा पानी अगर बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया तो वो जो सारे फिशेस है अंदर वो भी फ्रीज़ होके मर जाएंगे। पर क्या सच में ऐसा होता है? जब क्या कोल्ड कंट्रीज़ में सारे जो फिशेस है पॉन्ड्स में या जो भी लाइफ है पानी में वो फ्रीज़ होके मर जाती है? तो नहीं होता। क्या होता है, आप मान के चलिए जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होने लगा तो जो ऊपर का जो लेयर है पानी का वो ज़्यादा ठंडा हो गया, और जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा टेम्परेचर, क्या होता है यहाँ पर पानी जो है जो ऊपर की लेयर है वो पहले 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगी और वो बहुत हेवी हो जाएगा क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत बढ़ गई उस है ना। पानी हेवी हो गया तो जो ऊपर की लेयर है वो नीचे शिफ्ट हो गई और जो नीचे का जो वार्म वाटर है वो ऊपर आ गया। अब जैसे ही पानी ऊपर आ गया और फिर और अगर टेम्परेचर फॉल होता है 4 डिग्री से भी नीचे, तो क्या होगा, ऊपर की लेयर जम जाएगी। यहाँ पर ऊपर की लेयर जम जाएगी और नीचे का जो पानी है या वाटर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, वो फ्रीज नहीं होगा, वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। और इस वजह से जो ऊपर की लेयर तो फ्रीज हो गई, एक प्रोटेक्टिव लेयर आइस की बन चुकी है अब पानी के ऊपर, और नीचे के जो लाइफ है वो बिल्कुल मज़े से अपना काम करते रहते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो अपनी लाइफ को जब तक पानी फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आ जाए तब तक वो खुद को जिंदा रख सकते हैं, है ना। ये हो गया एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर का एक एक्सप्लेनेशन या यूज़। ठीक है दोस्तों, वैसे तो यहाँ तक जो है हमारा थर्मल एक्सपेंशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है ना, कंप्लीशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एक्चुअल में इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, उस बारे में मैं थोड़ा सा ऐसे कहना चाह रहा था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमने एक अलग से पढ़ना चाहिए, पूरा डिफरेंट एक टॉपिक बना के पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको कैलोरीमेट्री में यूज़ होंगे। तो हम ये जो टॉपिक है इसको हम कैलोरीमेट्री में अब डाल के पढ़ेंगे। आज के लिए हम थर्मल एक्सपेंशन को, शायद छोटा हो गया होगा लेक्चर, एक 30-40 से अच्छा 30-35 मिनट्स का, बट हमें क्योंकि ब्रेक नहीं करना है, बीच में से नहीं पढ़ना है, तो हम वो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। तो ये लेक्चर एंड करने से पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दोस्तों, और वो कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे किसी भी मटेरियल के डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत आसान चीज़ है, एकदम आसान चीज़ है। लेट अस जस्ट कंसिडर, लेट M and V be the mass and volume of substance at temperature T, है ना। और अगर मैं T को इंक्रीज करके, इफ T is increased to T डैश, अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या मास चेंज होता है कभी टेम्परेचर चेंज होने पे? तो मास चेंज नहीं हो सकता। तो T डैश के जो इफेक्ट है वो किस पे आएगा, वॉल्यूम पे आएगा। तो हम मानते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया एंड इट हैज़ इंक्रीज टू V डैश। तो हमारे पुराने फॉर्मूले के हिसाब से हम V डैश को डिफाइन कर लेते हैं कि V डैश इज गोइंग टू बी V, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस गामा इनटू चेंज इन द टेम्परेचर, मतलब T डैश माइनस T। ये फॉर्मूला तो हम कई बार जान चुके हैं, है ना, कई बार पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मानते हैं कि रो इज़ द ओरिजिनल डेंसिटी, रो जो है वो ओरिजिनल डेंसिटी है, उसका हमने फॉर्मूला लिख दिया m/v, एंड ये कहाँ था, एट टेम्परेचर T, हम लिख देते हैं एट टेम्परेचर T। अब रो डैश जो है वो क्या होगा, मास तो चेंज नहीं हुआ अपॉन वॉल्यूम V डैश, है ना, कब, एट टेम्परेचर T डैश। तो दोस्तों V डैश को अभी अभी हमने डिफाइन करा था, ये क्या हो गया था, m/v 1 प्लस गामा इंटू चेंज इन द टेम्परेचर T। तो देखो दोस्तों, m/v इंटू 1/1 प्लस गामा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये हो गया। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या है, ओरिजिनल डेंसिटी, सो रो डैश विल बिकम रो अपॉन 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा T। हम यहीं से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं
कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। या अगर आप इसको और आसानी से समझना चाहते हो तो इसको देखिए, रो डैश विल बिकम रो, आप इस पूरे ब्रैकेट को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आइए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी टू द पावर -1, ऐसे हो जाएगा, है ना। जैसे ही अब ये -1, मतलब आप इसको क्या करिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन में ले जाइए, बाइनोमियल एक्सपेंशन, कौन सा फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 वाला फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पर हम बहुत सारे इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस के जगह पे माइनस गामा इंटू डेल्टा टी, और जो हायर पावर वाला है फैक्टर से हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। तो हम अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन इस फॉर्मूले के ऊपर 1 प्लस एक्स को, यहाँ पर गामा इंटू डेल्टा टी को एक्स कंसिडर करिए, 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी टू द पावर -1 को बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं तो हमें ये वाला एक नया फॉर्मूला मिला है, दैट न्यू डेंसिटी रो डैश इज इक्वल टू रो into 1 minus gamma into delta t. This is 1 minus gamma into delta t. This minus suggests that with the increase in the temperature, the density is decreasing. This negative sign जो है वो suggest कर रहा है कि जो temperature के increase के वजह से density जो है वो decrease हुई है, मतलब temperature increase हुआ। अब देखिए sequence समझिए यहाँ पर क्या हुआ है, temperature increase हुआ है ना, तो वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हुआ, और क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ बट मास जो है वो कांस्टेंट रहा है, इसलिए, है ना, इसलिए क्या होने वाला है, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होने वाली है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड द डेंसिटी इज डिक्रीजिंग। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है अलोंग विद दिस फॉर्मूला। सो आज का जो लेक्चर है हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो पहला थर्मल एक्सपेंशन का जो रीज़न था, असिमेट्रिक कर्व ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फ्रेंड्स उसको बस आप एक ध्यान में रख लीजिए, उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंस हम नहीं देंगे। अगर आप इस लेक्चर के बारे में कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ आप कहना चाहते हैं कि सर हमें ये वाले चेंजेस चाहिए या ऐसा कुछ और आप कर सकते हैं, ऐसे कोई भी सजेशंस जो है बिल्कुल मैं उनको वेलकम करता हूँ। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, और अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि सर अच्छा हुआ है तो वैसा लिख सकते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि सर कुछ चेंजेस हमको एक्सपेक्टेड है तो आप वो कह सकते हैं, या फिर आप कहना चाहते हैं कि सर स्लो करिए, फास्ट करिए, जो भी आपके सजेशंस हैं आप बिल्कुल बिना डरे बिंदास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पुटअप करिए। आई विल लुक आफ्टर दोज चेंजेस। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग। मैं आपको कुछ असाइनमेंट शीट्स जल्दी प्रोवाइड करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।